तो दोस्तों आपको याद ही होगा काफी लंबे समय से ये चीजें भारत की तरफ से निकल कर आ रही हैं कि भारतीय सरकार को अब प्राइवेट कंपनियों को अपने काम को डिवाइड करना चाहिए ताकि यहाँ पर भारतीय सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर तेजी से काम हो पाए। और इसी के चलते अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बड़ा ऑफर या फिर ऐसे कहें कि एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट कंपनी को दिया गया है। और अब आपको बता दें कि आजाद इंजीनियरिंग लिमिटेड को गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बड़ा ऑफर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये जो कंपनी है वो हैदराबाद के अंदर स्थित है और अपने प्रेसिजन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए जानी जाती है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने इन पर एक भरोसा दिखाया है और इन्हें एक काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक एडवांस गैस टरबाइन इंजन का है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आजाद इंजीनियरिंग से ये कहा गया है कि वो एडवांस गैस टरबाइन इंजन की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जो कि डिफेंस एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके लिए जो एग्रीमेंट है इसके अंदर 20 यूनिट्स के एग्रीमेंट की बात की गई है। पहला जो बैच है इंटीग्रेटेड इंजन का, इसको लेकर कहा जा रहा है कि ये 2026 की शुरुआत में डिलीवर कर दिया जाएगा। गैस टरबाइन इंजन की अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिरकार ये इंजन कौन सा होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो टर्बोजेट इंजन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर देखने को मिलती है और साथ ही इसकी जो डिजाइन होती है इसमें काफी सारे की कंपोनेंट्स को यूज किया जाता है। और ऐसे में 4 स्टेज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर और एनुलर कंबक्शन और ये जो कंपोनेंट्स होती हैं ये डिफेंस एप्लीकेशन के लिए काफी ज्यादा सुटेबल मानी जाती हैं। और माना जा रहा है कि आने वाले भविष्य में इन इंजन का इस्तेमाल अलग अलग तरीके के डिफेंस प्रोजेक्ट के अंदर किया जाएगा जिसकी सहायता से जो कार्य है और भी ज्यादा आसान हो पाएगा। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह है कि इंटीग्रेशन जो ये किया गया है और आपको बता दें कि ये जो नया इंजन है ये HDFE प्लेटफॉर्म पर आधारित हो सकता है। और आपको पता ही है कि आजाद इंजीनियरिंग ने अपनी जो प्रेसिजन इंजीनियरिंग है उसका लोहा है पर बनवाया है। ऐसे में यहाँ पर गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो वो इस समय अपने इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम को लेकर काफी ज्यादा गंभीर है। और पहले आपको पता ही होगा कि GTRE ऑलरेडी कुछ बड़े इंजन प्रोग्राम्स के अंदर इन्वॉल्व है जिसमें कावेरी इंजन प्रोग्राम सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और इसके लिए उनकी तरफ से गोदरेज से हाथ मिलाया हुआ है। और इसके लिए कुछ विशेष टेक्नोलॉजीज को विकसित कराया जा रहा है जहां पर एडवांस जो गैस टरबाइन इंजन है ये विकसित किए जाएंगे। हालांकि वो प्रोग्राम काफी अलग है और ये प्रोग्राम अलग है और उस प्रोग्राम के अंतर्गत जो इंजन यहाँ पर विकसित किए जाएंगे उसका इस्तेमाल फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा और भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं जिनका इस्तेमाल इसके अंदर किया जाएगा। जैसे कि ड्राई कावेरी इंजन की बात की जाए तो वो हमें घातक अनमैन्ड कॉम्बैक्ट एरियल व्हीकल के अंदर इस्तेमाल होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन है उसके अंदर भी हमें ये कावेरी इंजन आफ्टर वर्निंग सेक्शन के साथ देखने को मिलेगा जो कि भारत के जो कैपेबिलिटीज है और साथ ही जो आत्मनिर्भरता को पाने का लक्ष्य है उसको सुदृढ़ करेगा। और ऐसे में आपको बता दें कि इसमें हमारे जो नैरेटिव्स हैं वो यहाँ पर पूरे होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो आने वाला भविष्य है ये काफी ज्यादा उज्जवल होने वाला है। क्योंकि आप सच मानिए कि आने वाले समय में भारत यहाँ पर बड़े इंजन्स के ऊपर काम करने वाला है। और सबसे पहले आप ये मानिए कि कावेरी इंजन 2.0 जो कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से चलाया जा रहा है वो अगर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है तो फिर आप यहाँ पर अमेरिकन इंजन को बड़ी आसानी के साथ तेजस फाइटर जेट्स के अंदर से रिप्लेस कर पाएंगे। और ये बड़ी बात होगी जब हम अमेरिकन इंजन्स को रिप्लेस कर रहे होंगे क्योंकि आने वाले फ्यूचर में बहुत ही बड़ी संख्या में भारत इन इंजनों का इस्तेमाल करने वाला है क्योंकि हम अपने तेजस MK-1A फाइटर जेट को काफी बड़ी क्वांटिटी में भारतीय वायुसेना के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं। और ऐसे में जब इनकी मेंटेनेंस का काम आएगा और साथ ही इनके इंजन्स को रिप्लेस किया जाएगा तो ये बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में इंजन्स को ग्रैब करेंगे। साथ ही दोस्तों यहाँ पर फ्रेंच राफेल मरीन फाइटर जेट्स को लेकर बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट्स यहाँ पर निकल कर आ रही हैं अगर ये सही होती हैं तो ये भारत के लिए काफी अच्छी खबर हो सकती है क्योंकि फ्रेंच मरीन फाइटर जेट को लेकर हाल ही में नेटो के द्वारा ये कहा गया है कि इन्होंने नेपच्यूनिस स्ट्राइक नाम के एक मैरीटाइम स्ट्राइक मिशन के अंतर्गत लॉन्ग रेंज पर जो एनिमी टारगेट है इनको डिस्ट्रॉय कर दिया है। ऐसे में आप मानिए कि नेटो का जो मैरीटाइम कमांड है इसने एक्स पर ये अनाउंस किया है कि एक रिपोर्ट मैरीटाइम स्ट्राइक जो है फ्रेंच फाइटर जेट के द्वारा सिमुलेट की गई है जहां पर 2 राफेल एम फाइटर जेट ने एक सिमुलेटेड लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन को
4000 किलोमीटर की दूरी पर पूरा किया है और ये जो है बाल्टिक सी के अंतर्गत किया गया है। और मिशन के दौरान इन राफेल एम फाइटर जेट को ADL-2 जो कि एक लॉन्ग रेंज का पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट है उसके द्वारा गाइड किया गया है और ये वाटर लेवल पर काफी निचले स्तर पर उड़ रहे थे और ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल वाटर की लेवल से उड़ रहे थे, जहां पर अच्छे से अच्छा रडार सिस्टम भी इनको ट्रैक नहीं कर पाता है। और अपने इस मिशन के दौरान जो फ्रेंच एयरफोर्स के या फिर ऐसे कहें कि फ्रेंच एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट हैं उनके द्वारा इनको रिफ्यूल भी किया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि नाटो की इस संस्था के द्वारा यहाँ पर इस चीज के सबूत के लिए कुछ ऐसे फोटोग्राफ्स को भी रखा गया है जिनके द्वारा ये पता चलता है कि फाइनली ये जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद से ही चर्चाएं यहाँ पर काफी तेज हो चुकी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जब से रशिया और यूक्रेन के बीच में जब से युद्ध स्टार्ट हुआ है तब से नाटो काफी एक्टिव है और इस समय अपनी तैयारियों की समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। और इसके बाद में एक के बाद जो एक अलग अलग मिशन हैं ये एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। और ये जो फ्रेंच चैरियर है ये से बेसिकली मेरिटियन सी में डिप्लॉय किया गया है। और चार्ल्स डिकोला की यहाँ पर बात की जाए तो ये अपने साथ 18 राफेल फाइटर जेट्स को कैरी कर सकता है और इसके अलावा एक लैंड बेस्ड अटलांटिक 2 मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट और साथ ही 2 C2 हॉक एयरक्राफ्ट और साथ ही 2 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। नेटो ने यह भी कहा है कि जो नेपच्यून एयर स्ट्राइक मिशन है इसका उद्देश्य ये था कि जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं उनको किस तरीके से लॉन्ग रेंज पर जाते हुए काउंटर किया जाए और कैसे यहाँ पर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। और यहाँ पर जो मैक्सिमम रेंज पर जाकर एक बड़ी स्ट्राइक को मिशन आउट करना होता है तो वहां पर देखा गया है कि बड़े डिस्टेंस से यहाँ पर किस तरीके से अपने एनिमी टारगेट को हिट किया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों सच माने कि राफेल एम की अपनी कैपेबिलिटीज की वजह से ये पूरा यहाँ पर मिशन कंप्लीट हो चुका है और राफेल एम मरीन की तरफ से ये साबित किया जा चुका है कि ये एयरक्राफ्ट बहुत ही ज्यादा कैपेबल है। राफेल एम की अगर बात करते हैं ये एक वर्सेटाइल सिंगल सीट एयरक्राफ्ट है जो कि वैरायटी ऑफ मिशंस को कंप्लीट करने में महारत हासिल कर चुका है। ये क्विक रिएक्शन अलर्ट, एयर डिफेंस, एयर पॉलिसिंग, न्यूक्लियर डिफेंस, पावर प्रोजेक्शन, एक्सटर्नल मिशन या फिर डीप स्ट्राइक ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल काफी अच्छे से किया जा सकता है। वहीं अगर यहाँ पर क्लोज एयर सपोर्ट की बात की जाए तो इन एयरक्राफ्ट को बड़े क्लोजली यहाँ पर यूज किया जा सकता है। अब दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनको भारत भी 26 की संख्या में परचेज करने वाला है जिनको हमारी इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी। और ऐसे में हिंद महासागर के अंदर एक गश्त को यहाँ पर बढ़ाने के लिए साथ ही क्विक रेस्पॉन्स को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए इन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं कि दरअसल भारतीय नौसेना इस समय तकरीबन 26 की संख्या में इन फाइटर जेट्स को खरीद रही है और भारतीय नौसेना की जो मिशन रिक्वायरमेंट है वो इसी तरह की है जो इस फाइटर जेट के द्वारा यहाँ पर ऑपरेट की गई है, यानी कि लॉन्ग रेंज एयर स्ट्राइक मिशन वो करने में ये पूरी तरह से सक्षम होंगे। अब अगर हम मैक्सिमम एल्टीट्यूड की बात करें ये 50,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकते हैं और वहीं राफेल एम एयर टू ग्राउंड, एयर टू एयर अटैक में पूरी तरह से सक्षम है और वहीं एंटीसिप मिशन भी इसके द्वारा एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। अब अगर इसकी स्पीड की बात करें तो वो तकरीबन 1389 माइल्स पर आवर की है जो कि काफी इम्प्रेसिव स्पीड है। और अगर लगातार रिफ्यूलिंग सपोर्ट इसको मिलता रहता है तो ये लॉन्ग रेंज के एयर स्ट्राइक मिशन को काफी आराम से पूरा कर सकता है। और यही सारी चीजें भारत के द्वारा फ्रांस के सामने रखी गई थी, क्योंकि भारत ने इसकी कैपेबिलिटी को परखने बाद ही इसका जो खरीदने का विचार बनाया था। और एरो आवर जो स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा आउटलाइन किए गए हैं और इसमें जो फ्यूचरिस्टिक कैपेबिलिटीज की डिमांड की गई है उसके अंतर्गत ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से फिट बैठता है। और यही वजह है कि आने वाले भविष्य में भारतीय नौसेना के अंदर इनको बड़ी संख्या में इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों इस बड़े अपडेट को लेकर आपका यहाँ पर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पर लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।